तो कांसीराम ने कहा कि यदि आप किसान आंदोलन करते रहें कि जन्म भर में एक पटवारी की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और यदि आप राजनीति में रहोगे तो कई पटवारी को अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो ये बात मुझे जची। उसके माँ के संस्कार के मृतक संस्कार में जब ब्राह्मण लोग उसको मार डाले और उसके मृतक के संबंध में बाप बेटे में झगड़ा हुआ, उसने भूपेश ने कहा कि मैं उसके अस्थि विसर्जन को इलाहाबाद ले जाऊंगा, और मैंने कहा कि धम्मतरी हम ले जाएंगे और बौद्ध तरीके से उसको करेंगे और हम सिर नहीं मुड़ाएंगे। तो धमतरी ले जा कर के फिर झगड़ा हुआ, उसमें पंचायती हुई। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। हमारे साथ है अभी नंद कुमार बघेल जी। आमतौर पे जब नंद कुमार बघेल जी का परिचय दिया जाता है तो कहा जाता है कि वो भूपेश बघेल के पिता हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इससे इतर जो लोग नंद कुमार बघेल को सालों से जानते हैं, उनको पता है कि इनकी एक अपनी पहचान है, एक सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में, एक बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में। इनका पूरा जीवन, जो छत्तीसगढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं और उस बेल्ट के लोग हैं, उन्हें पता है कि नंद कुमार बघेल का कद छत्तीसगढ़ में क्या है। और वो कहीं ना कहीं अगर सीधे तौर पे बात किया जाए तो वो उनके मुख्यमंत्री बेटे के कद से काफ़ी बड़ा है। तो हमारे साथ नंद कुमार बघेल जी हैं। इनका एक जीवन स्ट्रगल रहा है। इन्होंने एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को सपना दिया कि वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने ओबीसी में बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे जो बुद्धिज़्म की तरफ आए। ये नंद कुमार बघेल जी ने बुद्धिज़्म अपनाया बाद में। तो पूरा इनका जो संघर्ष है जीवन का, उस पर हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। जी सर, नंद कुमार बघेल को अगर हम आपसे पूछें कि आप कैसे डिफाइन करेंगे खुद को लोगों को बताने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? उस समय जब मैं संन्यास लिया और मैं जमुई गया, बिहार। कब संन्यास लिया आपने? संन्यास के पीछे की वजह भी बताइए। संन्यास के पीछे ये है कि हम महात्मा गांधी के आश्रम उर्ली कांचन, जो पुणे से 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम गए। और उसके पहले हैजा के मामले में हमारे गांव में हैजा हो गया था। उस समय हमने ये तय किया था कि हम खुद खेती करेंगे और खेती के बाद जो भी जीवन है उसको जन सेवा में बिताएंगे। और उस समय हैजा हो गई हमारे गांव में, बिलौदी गांव में, 1960 के दशक में। जी हाँ। तो हमने वहाँ के औरतें पुरुष सबको एनिमा लगा करके पहले धोते थे और उसके पेट को साफ कर देते थे। और वहाँ विकास खंड से हमको एक पेटी मिली थी और उसमें क्लोरोडाइन नाम का एक दवाई था, उसको देते थे। तो हैजा माने 90% ठीक हो गया। तो एक जन ने सुझाव दिया कि आपको उर्ली कांचन जाना चाहिए नेचुरोपैथी को सीखने के लिए। तो महात्मा गांधी का जो आश्रम है उर्ली कांचन, जो पुणे से 18 किलोमीटर है दूर, वहाँ हम 1952 से लेके 56 तक के वहाँ रहे और नर्स का काम किए, मैंने कंपाउंडर का काम किए और लोगों का ट्रीटमेंट किए। और हमको नेचुरोपैथी आती है। आज जो हम 85-86 साल की उम्र में जो ताकतवर दिखते हैं वो महात्मा गांधी का कारण है। और इसलिए महात्मा गांधी को हम आदर्श मानते हैं और जो कुछ भी मैं हूँ वो महात्मा गांधी के कारण हूँ। सर, इसकी तरफ पीछे चलते हैं। आपका बचपन कहाँ पे बीता, एजुकेशन वगैरह कहाँ पे हुई, आप किस तरीके से आपने अपने जीवन में आगे बढ़े? मेरा जन्म 13 अप्रैल को हुआ 1936 में। और 13 अप्रैल के महीने में जन्म लेने वाले लोग मध्य प्रदेश में, तब तो छत्तीसगढ़, हाँ उस समय मध्य प्रदेश था। 13 अप्रैल को लिया और
मुझे शुरू से ब्राह्मणवाद से नफरत है। विज्ञानवादी व्यवस्था होना चाहिए, और जैसे अम्बेडकर को हुआ वैसे ही मुझे हुआ। उनका 14 अप्रैल हुआ, मेरा 13 अप्रैल हुआ। तो अम्बेडकर के तरफ मैं आकर्षित हुआ, और उनके जो नीति है उसके। कब आकर्षित हुए, उसके पीछे क्या वजह थी? कोई घटना जिसकी वजह से आपको अम्बेडकर अचानक से अच्छे लगने लगे? क्योंकि अभी आप गांधीवाद की बात कर रहे थे। हाँ, मेरा उस समय मेरी माँ बहुत धार्मिक थे, पिताजी भी बहुत धार्मिक थे, वो ब्राह्मणों के पुजारी थे। एक समय मेरी माँ से झगड़ा हुआ कि ये गाय ब्राह्मणों को क्यों देती हो, ऐसा मैंने आपत्ति किया। तो उसने कहा कि जब तुम्हारा समय आएगा, तुम कमाने लगोगे तो मत देना, ये मेरी कमाई है, मैं दूंगी, ये बोले। और तब से हाँ, और कान फुकाने का रिवाज था। पंडित जी कान फुका रहे थे। मैं उस समय 5 साल का था, तो उस समय मैं भाग गया और पंडित जी का बहिष्कार किया। मैं कान वान नहीं फुकाता और उनके गुलाम नहीं बनना चाहता। शुरू से मुझे ब्राह्मणों से नफरत थी, क्योंकि वो हमको गुलाम बनाते हैं, और मेरे माता पिता परंपरा थी कि ब्राह्मणों की सेवा करना। पढ़ाई में मैं डिबेट में फर्स्ट आया जब 10th पास किया था। 10th मतलब हो गया 13 साल का था। तो उसमें जीवन और शिक्षण करके विनोबा जी का एक किताब था, जिसमें जीवन भर पढ़ना चाहिए और जीवन भर ज्ञान हासिल करना चाहिए। जिस विषय का जो समस्या है उसके अंतर्गत जाओ और उस समस्या को हल करो, ये उस किताब में था। और वो मुझे एडाप्ट करके मैंने 10th पास करके, उस समय मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 85% पाया था, और उसको छोड़ करके मैं विनोबा जी के रास्ते पर चल करके और आरंभ किया। और जब मैं विदा लिया अपनी माँ से, तो माँ ये बोली कि तुम सभी लड़कों में धनवान बनोगे। तो मैं बोला तो मैं तो लड़कों मतलब आप अपने भाई बहनों में? हाँ, 4 भाई थे और 3 बहनें थी, तो उसमें सबसे धनवान तुम बनोगे, ये बोली थी। तो मैंने कहा कि सब कारोबार छोड़ के मैं जाऊँगा ना, धनवान कैसे बनूँगा। तो वो बात हमको हमेशा याद आती है कि माँ का जो आशीर्वाद है, वो सब भाइयों में मैं ज़्यादा धनवान बन गया। माँ को मैं बोला कि जब मैं जा रहा हूँ तो कैसे धनवान बन जाऊँगा। संन्यास लिया और भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया मैं। तो बिहार मुझे शुरू से प्रिय है। क्यों प्रिय है मैं नहीं जानता, लेकिन खींचता है बिहार, खींचता है। और वहाँ सुखदेवरा आश्रम में रहा जयप्रकाश जी के साथ में, और ये जमुई ना, हाँ, वहाँ रहा, और वहाँ करीब 2-3 साल तक के मैं रहा। तो फिर मैं अपने गांव में आया, और जो आश्रम में हो रहा है वैसे ही मैं करूँगा करके अपने गांव में 50 आसपास का विद्युत लाइन लिया और अपने खेती को सजाया। आप बहुजन आंदोलन से कैसे जुड़े हैं? आप कब लगा कि नहीं है बहुजन आंदोलन की दिशा में काम करने की ज़रूरत है? वो अट्रैक्ट किया ना, क्या कहते हैं, कांसीराम साहब मुझे बुलाया। कब की बात है ये? कहाँ पे भेंट हुई थी आपकी? बेमेतरा में। ओके, किस साल में, याद है कुछ? खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो कांसीराम साहब को मैंने कहा कि यदि आप किसान आंदोलन करोगे तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी बहुजन समाज को और लोग आकर्षित होंगे। तो कांसीराम ने कहा कि यदि आप किसान आंदोलन करते रहें कि जन्म भर में एक पटवारी की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और यदि आप राजनीति में रहोगे तो कई पटवारी को अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो ये बात मुझे जची
और कांसीराम मेरे से 2 साल बड़े थे और कांसीराम के पीछे लग गया और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को जाना और मुझे लगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो गलत कर रही है और हम लोग नारा लगाते थे कि वारे इंदिरा तेरा खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल। और 1977 का जयप्रकाश के आंदोलन में मैं बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन मेरे साथ में ये अन्याय हुआ कि गॉडफादर मुझे नहीं मिला, लिफ्ट देने वाले नहीं मिले। तो कांशीराम जी से कितना नाता रहा, कब तक आप लोगों का साथ बना रहा? हाँ, कांसीराम जी जब मुझे वो ज्ञान दिए कि सत्ता को हथियाओ, तो मैंने उसमें सत्ता को हथियाने के लिए लोकसभा लड़ा। लोकसभा में मुझे केवल 3900 वोट मिले और विधानसभा लड़ा तो वो 1300 वोट मिले। तो मैंने सोचा कि मैं किसान आदमी हूँ, ये बीज है मेरे लिए और इसको मैं फैलाऊंगा इन कार्यकर्ताओं के भरोसे, तो निश्चित ही मैं राजनीतिक मंजिल में पहुंच जाऊंगा। और उसका परिणाम मैं देखा कि भूपेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो मैंने काम किया वो जीत गया भूपेश। अच्छा सर, थोड़ा सा और पहले जाते हैं। आपने विनोबा भावे आंदोलन से जुड़ने की बात की, कांशीराम जी के मूवमेंट से जुड़ने की बात की। अपने दौर के किन किन जो एक्टिविस्ट थे, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनके साथ आपने काम किया और उनमें आपको सबसे प्रिय कौन था? सबसे प्रिय मुझे कांसीराम थे जी। कांसीराम मेरे से 2 साल बड़े हैं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता था। और कांसीराम ने जो ये बात कही कि सत्ता हथियाना ज़रूरी है और मायावती को उन्होंने सत्ता में पहुंचा दिया, लेकिन मायावती ब्राह्मणों के हाथ में बिक गई और सतीश चंद्र मिश्रा के कारण उसका पतन हुआ, उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। और मायावती अब इस देश के मूल धारा से भाग गई और अब उनके उत्थान का कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो क्या होता, जैसे आपने कांशीराम को देखा तो मायावती को भी देखा होगा, क्या होता तो मायावती बहुत आगे बढ़ सकती थी और देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी? ब्राह्मण को ये नहीं लेना था, उनको अधिकार नहीं देना था। उनके सलाहकार सतीश चंद्र मिश्रा थे और उन्होंने गर्त में डाल दिया। जिस तरह से आज इंदिरा परिवार और सोनिया परिवार ब्राह्मणवाद के चंगुल में है और ब्राह्मणवाद के चंगुल से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ना प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन सकती। सर, आप ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण 3% हैं, विदेशी हैं, देश के बाहर से हैं और तमाम तरह के आप बात करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि बहुजन आंदोलन में सक्रिय लोग भी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और ब्राह्मणवाद की चपेट में जकड़ जाते हैं? इसके पीछे क्या आप कारण देखते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि शुरू से मैं ब्राह्मणों के खिलाफ जो मैं साहित्य पढ़ा, बाइबिल पढ़ा और ये पढ़ा गंगा से ओल्गा से गंगा नहीं गंगा से ओल्गा, राहुल सांस्कृत्यायन की। हाँ, वो किताब मैं बहुत गहराई से पढ़ा और मुझे वो अच्छा लगा वो किताब। और 6000 साल से ये हमको लूटते रहे हैं। उसके पहले हमारा कोई जाति नहीं था, अलग अलग काम में बांट दिया जाता था। एक बाप के माँ बाप के मान लो 10 लड़के हैं तो 10 विभाग में बांट जाता है। एक जने को हलवाहा बनाया, एक जने को चरवाहा बनाया, एक जने को कोस्टा बनाया, एक जने को नाई बनाया, तमाम बांट दिए। और ये जो बंटवारा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि ब्राह्मणों के आने के आगमन के पहले ये व्यवस्था हो चुकी थी और इसमें ब्राह्मण लोग आए तो इसी को जाति बना दिए और अछूत जातियाँ बनाए। आप देखेंगे कि उत्तर में केदारनाथ है और केदारनाथ जो है वो इब्राहिम का बेटा था, बाइबिल में कथा है, और उसको बिना हिस्सा दिए निकाल बाहर कर दिए तो केदारनाथ हुआ। और जितने जैसे जैसे आप उत्तर में जाओगे वैसे वैसे अछूतों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा सर, आते हैं छत्तीसगढ़ पे और आपके भूपेश बघेल जी पे।
इनके बचपन को कैसे देखते हैं आप? भूपेश बघेल जी का बचपन कैसा था? भूपेश बघेल का बचपन ये था कि वो खेती से जुड़ा रहा और एक गांव है बेलौदी, उसमें 100 एकड़ ज़मीन है। उसका जब 13 साल का था तब से वो देख रेख करता था, इसीलिए किसानों के प्रति उसने धड़ाधड़ घोषणा किया। नरवा गरवा घुरवा बारी, गोबर का जो कीमत है 2 रुपये किलो, और चारा जानवरों के लिए, घेरा और उनके लिए, ये सारा काम वो उसको अनुभव था कि खेती में कुछ बचता नहीं है, और इसलिए खेती में ही वो डाला और बड़ा मशहूर हुआ। 2800 रुपये कुंटल धान का, 2500 रुपये कुंटल पहले, फिर 2800 रुपये नाल बनाने के बाद। तो कृषि संबंधी ही जो किसी मुख्यमंत्री ने भारत का नहीं किया, उसने किया। सर 13 साल के भूपेश बघेल को आप याद कर रहे हैं, तो 13 साल के भूपेश बघेल का एक मुख्यमंत्री बनना, ये बीच का सफ़र कैसे रहा और उसमें आपका कितना योगदान रहा? मैंने उसको जिम्मेदारी दिया, 100 एकड़ का वो खेती बाड़ी करता था, और जब जमा खर्च बराबर हो जाता था, कुछ बचता नहीं था, तो 100 एकड़ में कुछ भी बचता नहीं था, तो उसके मन में टीस थी कि खेती में बचता कुछ नहीं है, और इसलिए एक तरफा खेती को बढ़ावा दिया। और प्रेम था और पड़ता नहीं लगता, ऐसा करके वो 2500 रुपये कुंटल कर दिए। नरवा गरवा घुरवा बारी, घेराबंदी, जानवर चरे मत और जानवरों का इंतज़ाम हो, इस बात के लिए उसने पूरा अर्थव्यवस्था को लगा दिया। सर जब वो मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, आप अपने सामाजिक जीवन में जो एक्टिविज़म था उसमें लगातार सक्रिय रहें, और जो आपके कुर्मी समाज के नेता के तौर पे या फिर किसानों के मुद्दे पे आप लगातार बोलते रहें, इसको लेके कई बार टकराव भी हुए हैं आपकी सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से। मैं उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ, सरकार से टकराव भी हुआ, उसका कोई फ़र्क बाप बेटे के रिश्ते पर पड़ा कभी? नहीं, मैंने कहता रहा कि मेरा अंतिम संस्कार भूपेश ही करेगा। उसके माँ के संस्कार के, मृतक संस्कार में जब ब्राह्मण लोग उसको मार डाले और उसके मृतक के संबंध में बाप बेटे में झगड़ा हुआ, उसने, भूपेश ने कहा कि मैं उसके अस्थि विसर्जन को इलाहाबाद ले जाऊंगा, और मैंने कहा कि धम्मतरी हम ले जाएंगे और बौद्ध तरीके से उसको करेंगे, और हम सिर नहीं मुड़ाएंगे। तो धमतरी ले जा कर के फिर झगड़ा हुआ, उसमें पंचायती हुई। अच्छा, आपकी और भूपेश बघेल जी में झगड़ा हुआ? हाँ, कि वो अपनी माँ के पूरी अस्थि को वहाँ इलाहाबाद ले जाना चाहते हैं, हिंदू तरीके से करना चाहते थे। हाँ, और आज भी हिंदू तरीके से वो करता है। और अभी एक घटना, झगड़े पंचायत में क्या फैसला हुआ? आधी आधा किए। अच्छा, आधा मैं धमतरी ले गया, और धम्मतरी है वो, धर्मतरी नहीं है, धम्म ही होता है, धम्म ही होता धम्म है। ही होता है। तो बुद्ध तरीके से किया, मैं अपना मूड नहीं मुड़ाया, और वो उसको अस्थि विसर्जन वो महानदी में, ये नदी में कर दिए। और मुझे, आपने बुद्धिज़्म अपनाया? हाँ, तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं बुद्धिस्ट बना पाए अपने परिवार को? मैं बुद्धिज़्म में ये है कि कब अपनाया आपने? किसी से ज़बरदस्ती मत करो। ओके, ये बुद्धिज़्म का पहला ये है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब ये है कि तुम वेद शास्त्र में लिखा है उसे मत मानो, और कोई ग्रंथ में लिखा है उसे मत मानो, तुम्हारी बुद्धि जो कहती है उसे मानो, ये कहते हैं। और इसलिए बुद्ध ये कहते हैं कि जो सत्य के रास्ते पर चलेगा वो उसको कहीं न कहीं संयोग ऐसा जुड़ता है कि जैसे आप लोग जुड़ गए आज, है ना, एक नया मैं क्रांतिकारी ये पा लिया, तो ये संयोग अपने आप जुड़ता है, ऐसा बुद्ध का कहना है। और उसको मैं अनुभव करता हूँ। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, छोटी छोटी जो झूठ है वो आपके पावर को कम करता है, और छोटी छोटी जो सत्य है उस पर कठिनाई हो तो भी चलो, ये बुद्ध का कहना है। तो ऐसा यदि होगा तो ये कहना कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन
जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसको अचानक सफलता मिलती है, मालूम नहीं कैसे, और इसका मैं बार बार अनुभव करता हूँ। तो इसलिए मैं दुनिया में मैं पहला आदमी हूँ जो हर बाइट में लिखता हूँ कि चलो बुद्ध की ओर, और ये पूरा भारत में नहीं विश्व में फैल गया। सर, जो आरोप आप बहन जी पे लगा रहे थे कि मायावती ब्राह्मणों के चुंगल में फंस गई, वही आरोप भूपेश बघेल पे भी लगता है, तो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हाँ, जब ये गांधी के ऊपर आक्रमण हुआ जी। तब भूपेश समझने लगा, और मैं ये देखा कि जब उसके बेटे के ये हो रहा था सगाई, तो मैंने आपके पोते की सगाई जब हो रही थी। राइट, जी। हाँ, तो उस समय भूपेश ने पंडितों को बंद कर दिया, अब बंद करो करके। ये परिवर्तन देखा मैंने परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। भूपेश को ब्राह्मणवाद का ज्ञान हो रहा है, ये कितने षड्यंत्रकारी होते हैं। जी। क्योंकि अच्छा जी, एक और बात बताता हूँ, भूपेश ने 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया, और वहाँ जज ने ये कहा कि तुम्हारे पिछड़ों की संख्या कितनी है वो लाओ। तो भूपेश ने रिकॉर्ड देखा तो सब मिटा चुके थे उसका जनगणना, और भूपेश फिर वो वापस हो गया, ड्रा हो गया कि नहीं मिलेगा पिछड़ों का। तो उसके बाद फिर भूपेश ने ये गलती किया कि वो कबीर सोच संस्थान का, कबीर है ना, संस्थान का अध्यक्ष ब्राह्मण को बना दिया। तो हमने उसका विरोध किया, ये गलत है करके, और भूपेश ने नहीं माना और सारे संसाधन उसको दे दिया ब्राह्मणों को। तो उसका विरोध किया। अब भूपेश को हम ये कह रहे हैं कि ये कलेक्टर, कमिश्नर और जो ये हैं पुलिस विभाग के सारे अधिकारी का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर हो, और हमने उसको सेकंड ईयर में आप इसको लागू करो। जी, ये अच्छा। हमारा दबाव है। सर, एक चीज़ और, जो आदमी राजनीतिज्ञ होता है, आप राजनीतिज्ञ थे, अभी भी आप एक पार्टी चला रहे हैं, उसके लिए उसका बेटा सीएम बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, एक सपना पूरा होने जैसा होता है। जिस दिन भूपेश बघेल ने सीएम पद की शपथ ली, उस दिन को कैसे याद करते हैं आप? आपके मन में क्या चल रहा था, और उनको जब पता चला कि वो सीएम बनने वाले हैं और आपसे जो चर्चा हुई वो क्या थी? वो मैं जानता नहीं था बुद्धिज़्म क्या है जी। और भूपेश को ये कहा कि अपने विवेक से काम करना, मेरी बात मत मानना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको पता चला कि आपके बेटे को, भूपेश बघेल जी को सीएम बनना है छत्तीसगढ़ का, तो वो आपका उस दिन अनुभव कैसा था? और फिर जब आप दोनों की भेंट हुई तो फिर क्या यादें हैं उस दिन की? उस दिन मुझे बहुत प्राउड हुआ कि मेरी जो तपस्या है वो मूर्त रूप हो रही है, और मैं राहुल परिवार का, गांधी परिवार का, प्रियंका परिवार का शुक्रगुजार हूँ, मैं कर्जदार हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि राहुल भी प्रधानमंत्री बने, मैं बना दूँगा तो मेरा कर्जा अदा हो जाएगा। लेकिन राहुल परिवार ब्राह्मणवाद को छोड़ता नहीं है, इसलिए बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, आपके इस उम्र में आम तौर पे लोग आराम करते हैं, ख़ास तौर पे जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का पिता होता है उसकी तो ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन 85 साल की उम्र में लगातार आप तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे हैं, लोगों के बीच में हैं। आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, क्या करना चाहते हैं आप? जीवन का लक्ष्य ये है कि दलित शोषित समाज को कांसीराम के रास्ते पर, बाबा साहब आम्बेडकर के रास्ते पर, उसको मैं सत्ता में बैठाऊंगा। यही मेरा सपना है। और जो ब्राह्मणवाद चालाकी चलता है और गड्ढे में डाल देता है, वो मीठी मीठी बात करके के गड्ढे में डाल देता है, उनका या तो हमारे गुलाम बने वो, या फिर वहाँ वोल्गा चले जाए।
हम पहले मोहन भागवत और चुनाव अधिकारी को पहले भेजेंगे। यदि मैं धोखे से प्रधानमंत्री बन गया तो मैं ज़रूर भेजूंगा उनको। ये थे नंद कुमार बघेल जी, जो लगातार इस उम्र में भी सक्रिय हैं और इनका अपना एक स्वतंत्र विचार है, अपना स्वतंत्र काम है। यह सिर्फ एक किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के पिता के तौर पे ना पहले जाने गए, ना अब जाने की इनकी इच्छा है। इन्होंने जो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो आंदोलन किए, जो काम किए, लगातार उसको इस उम्र में भी लेकर सक्रिय हैं और SC ST OBC जो बहुजन समाज है उसको सत्ता के केंद्र पे लेकर आना और उनको मजबूती से स्थापित करना इनका आखिरी लक्ष्य है, जैसा ये बता रहे हैं। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।